1964 1964 में पंडित नेहरू की मौत के बाद भारत शदीद बहरानों का शिकार हो गया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि जुबान, इलाके और मजहब की बुनियाद पर मुल्क में इतनी नफरतें फैल गई थीं कि लगता था भारत टूट जाएगा। लेकिन इस तूफानी दौर में दो लीडर्स ने भारत की डूबती नाव को सहारा दिया। एक लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरी थी इंदिरा गांधी। इन दोनों लीडर्स ने बहरानों का मुकाबला कैसे किया? इंदिरा गांधी की पॉलिसीज सेकुलर भारत को मजहबी इंतहापसंदी की तरफ कैसे लेकर गईं? और एक भारतीय तैयारे को पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज ने रेस्क्यू क्यों किया था? मैं हूं फैसल उराइज और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज की 6ठी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। मई 1964 1964 में पंडित नेहरू की मौत हुई थी। अगले माह जून में कांग्रेस की पार्लिमानी कमेटी ने पंडित नेहरू ही के करीबी साथी लाल बहादुर शास्त्री को वजीर आजम मुंतखब कर लिया। प्राइम मिनिस्टर बनते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आन खड़ा हुआ था। ये था जुबान का मसला। दरअसल भारतीय आइन जो कि 1950 में 1950 में नाफिज हुआ था, इसमें तय किया गया था कि 15 बरस के बाद आफ्टर 15 ईयर्स इंग्लिश को ख़त्म करके हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके मुताबिक 26 जनवरी 1965 1965 के रोज़ भारत के यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे पर हिंदी ने इंग्लिश की जगह लेना थी। लेकिन भारत की वो रियासतें जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी, वो इसे सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने के खिलाफ थी। उनका मुतालबा था कि इंग्लिश को ही सरकारी ज़ुबान रखा जाए, क्योंकि हिंदी को सरकारी ज़ुबान बनाने से मुकामी ज़ुबानों की हक तलफी होगी। इस मुतालबे में जनूबी रियासत तमिलनाडु, जिसे उस वक्त रियासत मद्रास कहते थे, उसके सियासी रहनुमा पेश थे। तमिलनाडु की जमात डीएमके के सरबराह सीएन एंदोराय, जो कि अन्ना के नाम से मशहूर थे, वो हिंदी के सबसे बड़े मुखालिफ थे। जब एक बार उनसे कहा गया कि भारत में हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदी को ही सरकारी ज़ुबान होना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर हम ज़्यादा तादाद का असूल ही मान लें तो फिर हमें मोर के बजाय कौवे को कौमी परिंदा कहना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कौवे मोरों से ज़्यादा हैं। अन्ना ने लाल बहादुर शास्त्री को भी ख़त लिखकर दरख्वास्त की कि हिंदी को सरकारी ज़ुबान करार देने का ऐलान रिपब्लिक डे पर हरगिज़ न किया जाए, वरना उस दिन वो यौम सोग मनाएंगे। मगर प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने 26 जनवरी को ही हिंदी को बतौर सरकारी ज़ुबान नाफिज कर दिया। इस पर तमिलनाडु में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए। मुजाहरीन ने रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस के बाहर हिंदी में लिखे हुए साइन बोर्ड्स पर स्याही फेर दी। हिंदी ज़ुबान की किताबों को, आइन की हिंदी कॉपीज़ को और हिंदी के अलामती पुतलों को आग लगाकर एहतजाज किया गया। इस सब के दौरान पुलिस और मुजाहरीन में शदीद झड़पें भी हुई, जिसमें कई मुजाहरीन की हलाकतें भी हो गईं। तमिलनाडु का दारुल हुकूमत मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहां कम से कम 2 मुजाहरीन ने खुद को आग भी लगाई। इनमें से एक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिस पर लिखा था कि मैं खुद को तमिल जुबान के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। इन पुरतशद्दुद मुजाहरों ने स्टेट की यूनिटी को, रियासती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया था। कुछ कांग्रेसी रहनुमाओं ने भी हुकूमत को अपने दस्तखतों से एक अपील भेजी, जिसमें इसी खदशे का इजहार किया गया था कि हिंदी को फौरी नाफिज करने से मुल्की इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा। चंद दिन बाद 11 फरवरी को 11th को लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में शामिल 2 तमिल मिनिस्टर्स ने भी इसी मामले पर रिजाइन कर दिया। कांग्रेसी रहनुमाओं के दबाव, मिनिस्टर्स के इस्तीफों और तमिलनाडु में बढ़ते हुए मुजाहरों के बायस लाल बहादुर शास्त्री अब बैकफुट पर आ गए। 11 फरवरी यानी जिस रोज़ मिनिस्टर के इस्तीफे आए, उसी शाम को प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक अब अवाम चाहेंगे, इंग्लिश को ही सरकारी ज़ुबान के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। हर रियासत इंग्लिश या अपनी लोकल लैंग्वेज में सरकारी मामलात चला सकेगी। तमाम गैर हिंदी रियासतें मरकज़ी हुकूमत के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इंग्लिश में ख़त व किताबत जैसे कर रही थी, वैसे ही जारी रख सकेगी। कुछ अरसे बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात भी इंग्लिश ही में जारी रखने की अनाउंसमेंट कर दी गई। जैसा कि पहले से जारी था, इसे हिंदी में नहीं किया गया, ताकि हिंदी ना बोलने वाले भारतीय भी इम्तहान देने में आइंदा भी कोई मुश्किल महसूस ना करें। लाल बहादुर शास्त्री के ऐलानात की रोशनी में 67 में पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ज़रूरी तरमीम भी, तब्दीलियाँ भी कर दी। हिंदी के साथ इंग्लिश को भी मुस्तकिल सरकारी ज़ुबान बना दिया गया। ये सूरत हाल साथियों आज तक बरकरार है।
यूं भारत की यूनिटी पर उस वक्त लटकती तलवार को लाल बहादुर शास्त्री ने टाल दिया। लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी के आखिरी हिस्से में मसला कश्मीर पर पाक भारत जंग भी हुई। इस जंग की मुकम्मल कहानी हम आपको डीएसजे की सीरीज 1965 में दिखा चुके हैं, जरूर देखिएगा। जंग सितंबर खत्म होने के बाद 10 जनवरी 1966 के रोज पाक भारत के दरमियान ताशकंद में एक अमन मुआहदा तय पाया। उसी रात जब लाल बहादुर शास्त्री सो रहे थे, उन्हें नींद में दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। पंडित नेहरू की मौत के बाद 2 बरस के अंदर अंदर भारत के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था। इंडिया एक बार फिर लीडरशिप के बहरान का शिकार हो चुका था। इंडियन कांग्रेस के लीडर्स फिर सर जोड़ कर बैठे और इस बार उन्होंने एक ऐसी लीडर को चुना जिसे इससे पहले हुकूमत का कोई तजुर्बा नहीं था। ये लीडर थी पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। 19 जनवरी 1966 के रोज कांग्रेस की पार्लिमानी कमेटी ने इंदिरा गांधी को वजीर आजम बनाने के लिए वोटिंग की। पंडित नेहरू की बेटी के हक में 355, 355 और मुखालफत में 169 वोट्स आए। यूं इंदिरा गांधी भारत की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हो गई। अब हुआ ये कि इक्तदार की सीढ़ी चढ़ते ही वजीर आजम गांधी को लैंग्वेज के मसले से भी बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक बार फिर इंडियन यूनिटी खतरे में थी। बस फर्क ये था कि इस बार ये खतरा साउथ से नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्ट से था, भारतीय पंजाब से। मैक्यूरस फेलोज 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त इंडियन पंजाब बहुत बड़ी रियासत थी। मौजूदा रियासत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी इसी का हिस्सा थी। इस बड़े पंजाब में पंजाबी के अलावा दीगर जुबानें भी बोली जाती थीं, लेकिन आज़ादी के वक्त से ही पंजाब को तकसीम करने का मुतालबा भी चल रहा था। उस तहरीक को सिखों की अकाली दल पार्टी लीड करती थी। उनका मुतालबा था कि सिर्फ पंजाबी बोलने वालों की अक्सरियत के साथ ये सूबा तकसीम किया जाना चाहिए, यानी हरियाणा के हिंदी बोलने वाले हिस्से को पंजाब से अलग कर दिया जाना चाहिए। इस डिमांड के खिलाफ बहुत से तबके थे जिनका कहना था कि पंजाब की तकसीम दरअसल फिरका वाराना बुनियादों पर मजहबी वजह से की जा रही है, जुबान के लिए नहीं। पंडित नेहरू जब वजीर आजम थे तो वो भी यही समझते थे कि पंजाबी सूबे की डिमांड दरअसल एक मजहबी डिमांड है, इसलिए वो जब तक जिंदा रहे पंजाब की तकसीम की मुखालफत करते रहे। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने वालिद के बरक्स तकसीम की डिमांड मान ली। इसकी एक वजह हिस्टोरियंस के नज़दीक ये है कि पंजाब के लोगों ने पाक भारत 65 की जंग में बहुत कुर्बानियां दी थीं और फौज की मदद की थी। पंजाब से सिख फौजियों की बड़ी तादाद इस जंग में पेश थी। इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में और अकाली दल को अपना सियासी इत्तेहादी बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने पंजाब सूबे की डिमांड कबूल कर ली। लेकिन असूली तौर पर ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये तकसीम मजहबी नहीं, ज़ुबान की बुनियाद पर की जा रही है। यानी मतलब उनका ये था कि इस तकसीम से भारत की सेकुलर वैल्यूज़ मुतासर नहीं होंगी। सो क्या हुआ कि 1966 में पंजाब को इस तरह से तकसीम किया गया कि हरियाणा को अलग करके अलहदा रियासत बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के बहुत से पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिए गए। इस तकसीम के बाद पंजाब की मौजूदा रियासत का जो जोग्राफिया है ये वजूद में आया। वो कि इस रियासत को तकसीम ये कहकर किया गया था कि इसे ज़ुबान की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये तकसीम मजहबी थी, क्योंकि नई रियासत में सिख मजहब के मानने वाले 56%, 56% हो चुके थे। बहुत से लोगों का मानना है कि इस एक मूव से भारत की यूनिटी तो बरकरार रही, मगर भारतीय सियासत का रुख मजहब की तरफ मुड़ गया। 1970 की दिहाई में 1970s में सिखों की नौजवान क़यादत ने अब इस मजहबी बैकग्राउंड ही में अपनी स्टेट में सियासत करना शुरू की। नए पंजाब के पहले सियासी मजहबी लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला थे। वो अमृतसर के करीब ही जत्था भिंडरा में पढ़ते थे। इदारे के सरबराह करतार सिंह उनसे इतने मुतासिर थे कि उन्होंने अपनी मौत से पहले जरनैल सिंह को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इनकी मौत के बाद जब जरनैल सिंह इदारे के सरबराह बने तो उनके नाम के शुरू में संत यानी बुजुर्ग और आखिर में भिंडरावाला का इजाफा हो गया। इस तरह वो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले कहलाने लगे। भिंडरावाला एक एम्बिशियस इंसान थे। वो सिखों के महबूब और पावरफुल लीडर बनना चाहते थे। उन्होंने सिख मजहब के एक फिरके निरंकारी के खिलाफ महाज भी खोल दिया था। निरंकारियों का अकीदा ज़्यादातर सिखों से कुछ मुख्तलिफ था। वो इस तरह के मेजॉरिटी सिखों के मुताबिक 10वें गुरु गोबिंद सिंह के बाद अब कोई गुरु नहीं आएगा, लेकिन निरंकारी इस अकीदे के खिलाफ थे और उनमें नए गुरुओं के आने का अमल जारी था। इसी वजह से मेन स्ट्रीम सिख इन्हें पसंद नहीं करते थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले भी इस फिरके के खिलाफ तकरीरें किया करते थे और लोगों को भड़काने लगे थे।
13 अप्रैल 13 अप्रैल 1978 के रोज जरनैल सिंह भिंद्रावाले ने अपने हामियों के साथ अमृतसर में निरंकारी सिखों के कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। इस मौके पर एक खूनरेज लड़ाई हुई जिसमें भिंद्रावाला के 12 हामियों और 3 निरंकारियों समेत 17 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद हुकूमत हिंद ने निरंकारी सिखों की हिफाजत के लिए कुछ इकदाम किए, जिस पर जरनैल सिंह और उनके साथियों को लगा कि भारत में अब उनका धर्म सिखिज्म खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मुखालिफ निरंकारियों की इत्तेहादी बन गई है या उनके साथी बन गई है। चुनाचे अपने मजहब को खालिस रखने और बचाने के लिए एक आज़ाद सिख रियासत के क़याम की बातें वहाँ होने लगी। ऐसी बातें करने वाले सिखों ने अपनी जमात दल खालसा के नाम से बना ली। जरनैल सिंह भिंद्रावाले इस जमात के रुकन तो नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमलन वही इनके अनऑफिशियल सरपरस्त थे और रूहे रवां थे। पार्टी उन्हीं के हुक्म पर चलती थी। इस दौरान ये हुआ साथियों के दल खालसा को कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी मदद मिलने लगी। वो ऐसे कि कांग्रेस पंजाब का इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ की मकबूल जमात अकाली दल का वोट तोड़ना चाहती थी। इस मकसद के लिए उन्होंने खुफिया तौर पर दल खालसा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की मदद करते थे ताकि कांग्रेस इस तकसीम से, जो कि इस मदद से होगी, फायदा उठा सके। लेकिन क्या होता है कि ज्यादा देर नहीं गुजरती और भिंद्रावाला की दल खालसा तंजीम हिंदुस्तान से आज़ादी की राह पर चल पड़ती है। भिंद्रावाला ने गो के दल खालसा में कोई ओहदा नहीं लिया था, लेकिन आप जान चुके हैं कि पार्टी के करता धरता उन्हीं के इशारों पर चलते थे। देखते ही देखते इस नई जमात ने सिखों के मजहबी जज्बात की बुनियाद पर आज़ाद रियासत खालिस्तान का नाम रखकर एलानिया इसका इजहार करना शुरू कर दिया। इस दौरान 1980 में कांग्रेस के रहनुमा दरबारा सिंह पंजाब के वजीर आला बन गए। दरबारा सिंह ज्ञानी ज़ैल सिंह के राइवल थे, उनके मुखालिफ थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह उस वक्त इंदिरा गांधी की कैबिनेट में होम मिनिस्टर थे। वो दरबारा सिंह को नीचा दिखाने के लिए भिंद्रावालों को मजीद सपोर्ट करने लगे, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर की चपकलश से, लड़ाई से भिंद्रावाला को फायदा पहुंचने लगा। जल्द ही वो इतने मजबूत हो गए कि पंजाब हुकूमत के लिए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना नामुमकिन हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त सामने आया जब लाला जगत नारायण कत्ल हो गए। हुआ ये कि 9 सितंबर 1981 के रोज पंजाब के मशहूर एडिटर लाला जगत नारायण को कत्ल कर दिया गया। वो जरनैल सिंह भिंद्रावाला के खिलाफ लिखा करते थे, इसलिए हुकूमत को शक गुजरा कि उन्हीं के एमा पर या उन्हीं की तरफ से किसी ने इनको कत्ल किया है। भिंद्रावाला उस वक्त रियासत हरियाणा के एक गांव चंदो कलां के एक गुरुद्वारे में थे। सीएम पंजाब दरबारा सिंह ने पुलिस को चंदो कलां भेज दिया, लेकिन यहाँ कांग्रेस की अंदरूनी चपकलश भिंद्रावाला को बचा ले गई। वो इस तरह के होम मिनिस्टर ज्ञानी ज़ैल सिंह, जो कि भिंद्रावाला के सपोर्टर थे, उन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भजन लाल को फोन घुमा दिया। भजन लाल ने एक गाड़ी चंदो कलां भेजी और भिंद्रावाला उसमें बैठकर निकल गए। सिखों का दावा है कि पंजाब पुलिस को जब वहां कुछ नहीं मिला था तो उन्होंने दरअसल गांव में हंगामा आराई शुरू कर दी। 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां खड़ी 2 बसों को भी आग लगा दी। ये बसें भिंद्रावाला की मलकियत या उनसे मुतल्लिक थीं और इनमें भिंद्रावाला की मजहबी तकरीरों के नोट्स थे, जो कि जलकर खाक हो गए। भिंद्रावाला इन कागजात को बहुत मुकद्दस जानते थे, सो इस वाक़े ने उन्हें हुकूमत के मजीद खिलाफ करने में अहम किरदार अदा किया। बहरहाल पुलिस का साथियों कहना यह था कि उन्होंने गाड़ियों को आग नहीं लगाई, बल्कि एक जत्थे की फायरिंग का जब उन्होंने जवाब दिया तो इस दौरान बस को आग लग गई। इस सरकारी मौक़िफ़ को ज़ाहिर है भिंद्रावाला ने मुस्तरद कर दिया था। 20 सितंबर के रोज जरनैल सिंह भिंद्रावाला, जो कि पंजाब वापस आ चुके थे, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन उनके सपोर्टर्स, जो बड़ी तादाद में वहाँ जमा थे, वो पुलिस से उलझ पड़े। खूब तसादम हुआ और कम से कम 8 लोग मारे गए, जबकि पुलिस इन हलाकतों से पहले ही भिंद्रावाला को ले जा चुकी थी। इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब भर में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। रेल की पटड़ियां भी उखाड़ दी गईं। डीआईजी पंजाब के दफ्तर में बम धमाका करके उन्हें कत्ल करने की एक नाकाम कोशिश भी की गई। लेकिन इन सबसे बड़ी कार्रवाई ये थी कि 29 सितंबर 1981 को खालसा सिखों ने इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट IC-423 को अगवा कर लिया। चाकुओं से मुसल्ला 5 हाईजैकर्स तैयारे को भारत से लाहौर ले आए। उन्होंने तैयारे और मुसाफिरों के बदले में भिंद्रावाला की रिहाई का मुतालबा किया। तमाम पाकिस्तानी SSG कमांडोज ने तैयारे में दाखिल होकर हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया और 117 यरगमालियों को रिहा करवा लिया। तैयारे और मुसाफिरों को वापस भारत भिजवा दिया गया, जबकि हाईजैकर्स पर पाकिस्तान में ही मुकदमा चलाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। हाईजैकर्स तो साथियों नाकाम रहे, लेकिन होम मिनिस्टर ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भिंद्रावाला की मदद की।
14 अक्टूबर को उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भिंद्रावाला का जगन नारायण कत्ल केस में कोई ताल्लुक नहीं, उनके मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद भिंद्रावाला को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के एक रहनुमा ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मीडिया में ये बताया कि जरनैल सिंह की रिहाई इंदिरा गांधी के बराह रास्त ऑर्डर्स पर हुई थी। अब भिंद्रावाला रिहा तो हो गए, लेकिन इस आज़ादी के वक्त तक वो काफ़ी बदल चुके थे। वो हुकूमत हिंद से नफरत करने लगे थे और इसके खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे थे। अपनी रिहाई के फौरन बाद भिंद्रावाला भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपने हज़ारों हामियों के साथ शहर में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। उनकी सिखों में मकबूलियत को देखते हुए पंजाब की मकबूल सियासी जमात अकाली दल ने भी उनसे हाथ मिला लिया। अब भिंद्रावाला और अकाली दल कांग्रेस के खिलाफ यकजा हो चुके थे। जुलाई 1982 में जरनैल सिंह भिंद्रावाला अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के करीब गुरु नानक हॉस्टल में मुंतकिल हो गए। यहाँ से उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू कर दी। गोल्डन टेम्पल में हुकूमत के खिलाफ और इनके मुखालिफ हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स के खिलाफ नारेबाजी भी होने लगी। इनके कहने पर सिखों ने जेल भरो तहरीक भी शुरू कर दी। इस तहरीक के दौरान इतने ज़्यादा सिखों ने गिरफ्तारी दी कि पंजाब की जेलें सिख कैदियों से भर गईं। जब जेलों में जगह ना रही तो स्कूलों और सरकारी इमारतों को भी सब जेल करार दे दिया गया। जब ये इमारतें भी कैदियों के लिए कम पड़ गईं तो कैदियों को पुलिस बसों में ही कैद किया जाने लगा। इस दौरान मुसलसल ऐसे वाक़यात होते रहे जिनसे हालात ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़े। मिसाल के तौर पर 11 सितंबर 1982 के रोज़ सिख कैदियों से भरी एक बस रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए एक ट्रेन की जद में आ गई। इसमें 34 कैदी मारे गए। भिंद्रावाला ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इन कैदियों को जानबूझकर मारा है। इस हादसे पर पंजाब और दिल्ली में सिखों ने मुजाहरे भी किए। भारतीय पार्लियामेंट पर हमले की कोशिश भी की गई, जिसमें पुलिस की फायरिंग से 4 सिख मुजाहिरीन हलाक हुए। इसके बाद पंजाब भर के जेलों में कैद सिखों ने भी हंगामा आराई शुरू कर दी। कुछ जगहों पर जेल के अंदर कैफेटेरिया और दूसरी जगहों को जला दिया गया। जरनैल सिंह भिंद्रावाला हुकूमत से अपनी नफरत का खुलेआम इजहार करने लगे थे। वो इंदिरा गांधी को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहने के बजाय ब्राह्मण या पंडित की बेटी कहा करते थे। 1982 के आखिर में दिल्ली में एशियन गेम्स मुनक्किद हुई। अकाली दल के लीडर्स ने इन गेम्स के दौरान दिल्ली में मुजाहरे करने की धमकी दे दी। इंदिरा गांधी ने इस धमकी के जवाब में दिल्ली में सख्त एक्शन लिया। दिल्ली और पंजाब में सैकड़ों मुश्तबा सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए और आम सिख शहरियों को भी सख्त चेकिंग से गुजारना शुरू कर दिया गया। इस सलूक ने सिखों को मजीद भड़का दिया। पंजाब में हंगामा आराई तेज होने लगी। भिंद्रावाला और उनके हामियों ने गोल्डन टेम्पल में मोर्चे संभाल लिए और इसे एक किले की शक्ल दे डाली। यहाँ पुलिस भी उनकी मर्जी के बगैर अब दाखिल नहीं हो सकती थी। 23 अप्रैल 1983 23 अप्रैल के रोज़ पंजाब के डिप्टी आईजी अवतार सिंह अतवाल, जो कि खुद भी सिख थे, वो गोल्डन टेम्पल आए। सिख मुजाहमतकारों ने उन्हें गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर कत्ल कर दिया। इसके अलावा भी पंजाब भर में पुलिस और हिंदू कम्युनिटीज़ पर हमले किए गए। हालात इतने बिगड़े कि अक्टूबर 1983 में इंदिरा गांधी ने पंजाब हुकूमत को बरतरफ करके सदर राज प्रेसिडेंट्स रूल नाफिज कर दिया। इत्तेफाक से उस वक्त ज्ञानी ज़ैल सिंह ही भारत के प्रेसिडेंट थे, जिनका हाथ हालात को यहाँ तक पहुँचाने में शामिल रहा था। गो कि अब उन्हें इसे दुरुस्त करना था। प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह की निगरानी में पंजाब में सिख मुजाहमतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। तमाम गोल्डन टेम्पल पर कब्जे के बगैर सिखों की मुजाहमत ख़त्म करना नामुमकिन नज़र आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि भिंद्रावाला के फॉलोअर्स ने यहाँ भारी मिकदार में असलहा ज़ख़ीरा कर लिया था, जमा कर लिया था और इस जगह को एक किले जैसी शक्ल दे दी थी। वो यहाँ आने वाले सिख यात्रियों को अपने साथ मिलाने की भी भरपूर कोशिशें करते थे। इंदिरा गांधी को यकीन हो चुका था कि जब तक गोल्डन टेम्पल में सिख मुजाहमतकार हैं और ये जगह उनके कब्जे में है, पंजाब में उनकी कमर तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर भी फौजी कार्रवाई का फैसला कर लिया। 5 जून 1984 को भारतीय फौज ने सिखों की इस अहम तरीन इबादतगाह पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज़ किया। ये इंडियन हिस्ट्री का गालबन सबसे मुतराज़े, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। गोल्डन टेम्पल का सबसे मुकद्दस हिस्सा अकाल तख्त भी टैंकों की गोलाबारी से तबाह हो गया। इस लड़ाई में सिखों ने भी शदीद मुजाहमत की। लड़ाई में 137 भारतीय फौजी हलाक हुए, जबकि मारे जाने वाले सिखों की तादाद हज़ारों तक बताई जाती है। तमाम ऑथेंटिक नंबर्स कभी सामने नहीं आए। भारतीय हुकूमत ने सिर्फ 493 हलाकतों की तस्दीक ही अब तक की है। इस लड़ाई में जरनैल सिंह भिंद्रावाला भी मारे गए थे।
इस लड़ाई में एक साबिक भारतीय मेजर जनरल शाबेग सिंह भी भिंद्रावाला की तरफ से फोर्सेस के खिलाफ लड़े। जनरल शाबेग वो भारतीय कमांडर थे जिन्होंने 71 की वॉर में बंगाली तंजीम मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन अब की बार गोल्डन टेम्पल में सिखों का सारा डिफेंस दरअसल इन्होंने ही अरेंज किया था, वो भी इस लड़ाई में मारे गए। साथियों, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सिख बहुत नाराज थे। उन्होंने इसका बदला इंदिरा गांधी को कत्ल करके लिया। वो इस तरह के 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984 के रोज इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख गार्ड्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इंदिरा गांधी की मौत पर दिल्ली में हिंदू सिख फसादात फूट पड़े। गलियों बाजारों में कत्लेआम होने लगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख अलहदगी की तहरीक को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। 90s के आखिर तक ये पंजाब में मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी थी, जिसके बाद से अब तक कनाडा, अमेरिका या बरतानिया में किसी हद तक ये एक सियासी चेहरे के साथ मौजूद है, लेकिन भारत में इसकी तहरीक दम तोड़ चुकी है। साथियों, इंदिरा गांधी भारत को यूनाइटेड रखने में तो कामयाब रही थी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने खून से अदा करना पड़ी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से कुछ अर्सा पहले कहा था कि जब मेरी मौत होगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा और एक मुत्तहिद, एक यूनाइटेड इंडिया को बरकरार रखेगा। उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई, लेकिन इसके साथ ही उनकी एक भयानक गलती ने भी अपने नतायज दिखाना शुरू कर दिए। उनके दौरे हुकूमत में पंजाब की मजहबी बुनियादों पर तकसीम ने सेकुलरिज्म का रास्ता खोटा कर दिया। भारत में मजहबी तकसीम ज्यादा रंग दिखाने लगी थी। इस तकसीम ने कांग्रेस के मुकाबले में एक नई पार्टी को मजबूत किया। ये पार्टी भारतीय सेकुलरिज्म के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई। ये पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। इस पार्टी के अरूज की कहानी क्या थी? राम रथ यात्रा ने भारतीय सियासत को कैसे बदला? नरेंद्र मोदी भारत के ताकतवर हुक्मरान कैसे बने? ये सब आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली और आखिरी किस्त में दिखाएंगे। साथियों, इंडियन हिस्ट्री तकसीम हिंदुस्तान के बाद से अब तक मुख्तसरन जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि भारत में मार्शल नहीं लगे और पाकिस्तान में क्यों लगते रहे, और यहाँ जानिए हमारी पॉडकास्ट सीरीज की तमाम इकसात।